बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, आज के दिन बहुत सारे आज हमारे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स जो हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं, हम आपके लिए डिज़ाइन करके लेकर आए हैं जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। जैसे सबसे पहले जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, अक्सर हम लोग ना अपनी अना पे रहते हैं, पता नहीं अना पसंद भी होते हैं कुछ लोग, मगर देखिए अना और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में ना बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है। जिसको हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट समझ रहे होते हैं, बेसिकली वो एक हमारी अना होती है कि हम किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, इस बात से हट के ये बात नहीं हो सकती, हम इस पे नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं और रखनी होती भी है वहाँ पर हमें बड़ी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट। तो ये जो बारीक सा फ़र्क है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास माइंड इंजीनियर अली भाई मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज तो मैंने और उन्होंने इत्तेफाक से अली भाई ने कॉम्बिनेशन भी कपड़ों के कलर की मुझे लगता है कुछ एक ही कर ली, फैमिली लग रहे हैं आज हम। कैसे अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अली भाई मेरी बात सुने, मर्द जो होते हैं वो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे बहुत कम खर्चा करते हैं। ज़्यादातर उनको ये होता है कि यार ये मैंने ख़रीदने से बेहतर यार मैं अपनी बेगम को दे दूँ, वो अपने लिए कुछ ले ले, बच्चों को दे दूँ, वो अपने लिए कुछ ले ले। बाज़ार जाता है अपने लिए कुछ लेने के लिए, रास्ते में बच्चों की शॉप मिल जाएगी, बच्चों के लिए कुछ लेना शुरू कर देगा। Exactly. कोई बेगम का फ़ोन आ जाएगा कि रास्ते से मेरे लिए ये ले आना, तो अपनी शॉपिंग वहीं बड़ी रह जाती है। अगर घर वाली ले आती है आपके लिए कुछ, तो फिर ये होता है कि ठीक है घर वाली ले आइए, वो जो लेकर आइए वो पहन लो, जैसा सिलवाया वो कर लो। और वो जिस रंग का भी कोई सूट का कपड़ा शलवार कमीज़ का लेकर आएगी और बोलेगी आपने रंग कभी नहीं पहना था इसलिए मैं आपके लिए ले आई, जबकि वो पहनता या नहीं पहनता उससे कोई नहीं पूछती। नहीं। तो मर्द नहीं बेसिकली अपने ऊपर खर्चा करता, क्यों? फिज़ा, आपने आज बहुत ही कमाल सवाल से आगाज़ किया। मैंने ये बात अभी कल ही किसी को बता रहा था कि मर्द बाप जो है ना, ये दोनों सिनेरियोज़ में, शौहर, तीनों सिनेरियोज़ में बहुत ही अंडररेटेड किस्म की एक स्पीशीज़ है। हम लोगों को ना देने में मज़ा आता है, लेने में नहीं आता। लोग समझते हैं वो कल ना किसी ने मुझे कहा सर आप भी डरते हैं अपनी बीवी से। मैंने कहा 99% मर्द झूठ बोलते हैं, डरते हैं 1% झूठ बोलते हैं। तो मैं कहा मैं 99% में हूँ। कहता है वो क्यों? मैं कहा जिसको आप डर कह रहे हो ना वो एक्चुअली प्यार होता है, वो केयर होती है कि यार हमारे जो हमारा बेटर हाफ है ना वो आराम में रहे, वो सुकून में रहे, वो जो है उसको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि अगर वो सुकून में होगी तो मैं तो सुकून में रहूँगा ना, राइट? और आप ये देखें कि आप ये बातें कर रहे हैं मुझसे और मैं बाकी मर्दों के बारे में सोच रही हूँ। देखा जाए तो सुबह शाम मर्द गाली खाता है, साला ऐसा है, साला ऐसा है, ये करता है, वो करता है, दिया क्या है, लिया क्या है, करता क्या है मेरे लिए, मुझे ला के घर बैठा दिया। ठीक है, मेरे पास और अच्छे अच्छे रिश्ते थे, अमीरों में शादी कर सकती थी, मेरा वो रिश्ता भी आया था, फलानी डॉक्टर था, अम्मी ने इधर हाँ कर दी, या मेरा तुम पर दिल आ गया, मैं क्या चूज़ कर लिया। तो मैं कह रही हूँ सारा दिन बेचारा बाहर ठोकरे खाता है, जलील होता है, ख्वार होता है, कभी कभी बताता नहीं किस किस के आगे मर्द जो है बेचारा भीख मांग के या फिर बहुत कुछ सुन के आता है, रिस्पेक्ट को मार के पैसे लेकर आता है। बहुत कुछ सुनता है। बहुत से ऐसी जगह, जैसे ऑफिस में अगर काम करता है तो काम की जगह पे भी उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कई बार मारना पड़ता है, और वो मार के वहाँ पर जलील होके भी वो काम कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि पीछे मेरे बीवी बच्चे जो है ना उनका क्या होगा, उनको मैंने रिस्क देना है, रोज़ी देनी है, यू नो ऑल दैट, ब्रेड एंड बटर देना है। अब वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से वो अपनी मार रहा है और मार के वो अपनी सारी चीज़ें जो है ना अपने फैमिली के लिए मुयस्सर कर रहा है, उसके बावजूद भी फैमिली उसको यू नो समटाइम्स रिस्पेक्ट देती है, कुछ फैमिली बिल्कुल नहीं देती, टके में भी नहीं पूछती। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान अपनी मार देता है, ख़ास तौर पे मर्द, तो ये इस पे क्या नफ्सियात क्या कहती है? देखो फिर ये भी आपने जो पॉइंट ना, मेरा अभी 2 केसेस में कर रहा हूँ। एक बंदा है वो एक तकरीबन लाख सवा लाख की उसकी तनख्वाह है, वो कहता है कि जी मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, मैं फेलियर हूँ। मैंने कहा यार लाख सवा लाख तो अच्छी तनख्वाह होती है, फेलियर किस चीज़ के हो? कहता है जी ना मैं बीवी खुश कर सकता हूँ, ना बच्चे खुश कर सकता हूँ, ना दफ्तर में साहब को खुश कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उनको खुश करता हूँ वो तनख्वाह नहीं बढ़ाते। 10 साल हो गए मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। बीवी बच्चे कहते हैं तो किसी काम का नहीं है, सवा लाख ही ले रहा है सिर्फ। ठीक है, तो मतलब वो जो है ना वो एक गर्दाब में फंसा हुआ है। एक और साहब हैं, वो अच्छी खासी जॉब पे हैं, सरकारी नौकरी पे हैं और अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो सारा दिन वर्कशॉपों पे फिरता रहता है गाड़ी लेके। ठीक है, वो घर नहीं जाता, रात के 12 बजे घर जाता है कि बीवी सो चुकी होगी, लेकिन
सब्जी ऐसे मेरे फल, ऑफिस में भी हैं एक बंदे, हाँ देखा होंगे, बिल्कुल होंगे। बिल्कुल हम सब जानते हैं उनको, हमें बड़ा अफसोस होता है उनको देख के। सब्जी फल कपड़ा लत्ता, फ़ोन आता है ये भिजवा दो, सब पहुंच रहा है, ठीक है। अब वो बेचारा दफ्तर में भी पिस रहा है। तो जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब को ही हम नहीं समझ पाए। हम आपने जो टॉपिक शुरू किया था सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के हिसाब से ना, हम समझते हैं कि जी मर्दों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो कुछ है ही नहीं ना, मर्द तो बना ही इस काम के लिए। दोनों चीज़ों में, दोनों सिनेरियोज़ में कवाम की डेफिनेशन को भी मर्दों ने भी गलत समझा। कुछ मर्द ऐसे हैं जो समझते हैं कवाम का मतलब है हाकिम, और कुछ औरतें हैं जो समझती हैं कवाम बन गया है ना, बस उन खुला खाओ तो जो मर्ज़ी करो, राइट। सो ये जो एक लाइन है ड्रॉ हुई होनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि यार उसकी भी कोई इज़्ज़त है, उसकी भी कोई ख्वाहिशात हैं। जिस तरह आपने कहा कि उसका भी दिल करता है यार मैं इस रंग का कपड़ा पहनूं, ठीक है। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा लकी हूँ कि मैं अपने आप को जो है ना, मैंने साल में एक दफ़ा गिफ्ट देने होते हैं, तो बेगम मेरी को पता है, वो कहती है चलें आप जाके गिफ्ट दें अपने आप को, ठीक है। तो वो मैंने एक दो जोड़े लेने होते हैं, उसको पता भी इन्होंने ये ले लेने हैं, फिर वो पूरा साल फिर मैं दोबारा जोड़े नहीं लेता, ठीक है। उसके आते रहते हैं, वही बात आप बोली कि उसके आते रहते हैं, क्योंकि वो उसने तो वो है ना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ठीक है। तो वो तो हमें भी ज़ाहिर है अच्छा लगता है कि यार हमारी बेगमात अच्छी लगेंगी हमारे लिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। सही बात है, सही बात। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो है नोइंग योर सेल्फ। आप अपने आप को पहले जानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अहसन तकवीम हूँ, मुझे मेरे रब ने सबसे प्यारा बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने महबूब की शक्ल में मुझे बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अगर वो चाहता मैं कुत्ता बिल्ली मकड़ा लकड़ी कुछ भी बन सकता था ना, रब को तो मैं नहीं चाहे कैसा था, तूने मुझे क्यों सोफ़ा बना दिया, राइट। लेकिन उसको मैं प्यारा था इसलिए उसने मुझे अपने प्यारे की शक्ल में बनाया, राइट। इससे बढ़ के मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई और चीज़ हो सकती है, सेल्फ लव की कोई और रीज़न हो सकती है कि जो आपकी बेटी कितनी प्यारी है, आपकी बेटी की कि अगर कोई तस्वीर बना दे या कोई उसकी तरह उसके कोई वो मॉडल, उसका मोम का मॉडल बना के वो उसमें रख दे मैडम टुसाड्स में, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो हमारे रब ने अपने उस शक्ल में हमें बनाया। सेकंड चीज़ जो है वो है, जो यहाँ से अगली लाइन है ना, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन। जो अगली लाइन है वो है इब्लीस की लाइन, ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों खुद को जान के लोगों से जोड़ना सिखाती है, अपने आप को खड़ा रखना सिखाती है, अपने आप को मजबूत रखना सिखाती है। ईगो जीतना सिखाती है। अच्छा, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बेसिक जो ड्रॉर है ना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में अगर कोई बात अच्छी बुरी जो भी है, अगर इंसान को नहीं पसंद, अगर वहाँ पे वो चाहे तो अपनी हार भी कबूल कर लेगा, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखेगा, ऊपर रखेगा। ऐसे ही है। देखो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का फर्क बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन मिसाल है इसकी सुलह हुदैबिया। और ईगो में ये कि अगर कोई चीज़ बुरी भी है, जिससे उसकी बदनामी होती है, कुछ भी होती है, हाँ, लेकिन वो कर जाएगा, वो कहेगा मैं मुझे जीत प्यारी है, चाहे वो हराम का पैसा क्यों ना कमा रहा हो, जैसे हराम की इज्जत उसको मशहूर है, सब कुछ, क्योंकि उसने वो वहाँ पर उस मौके पे ही हैज़ टू प्रूव अ पॉइंट। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा फुल होता है, ठीक है। बर्तन जो खाली है हमेशा सदा देता है। जो ईगोइस्टिक बंदा है वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो इसीलिए खड़कता है कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा है उसका फ़ोन जो है वो ऑफ होता है। भाई फ़ोन ऑफ कर दो, फ़ोन ऑफ जो तो खैर एनीवेज हम लाइव में कुछ ना कुछ शरारत तो कर सकते हैं ना, जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा है ना, वो कभी भी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब नहीं होने देगा। अच्छा, अपने साथ दूसरे की भी नहीं करेगा, उसी तरह लेगा जैसे अपनी रिस्पेक्ट उसको हमारे। अच्छा, यहाँ पर एक और भी लफ्ज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, लोग मसलहत और मुनाफिकत में फ़र्क समझ नहीं पाते। अभी मेरी एक कोर्स मेरा चल रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट है, वो मुझे कहने लगी कि सर ये आपके ग्रुप में ये मुसलमान लोग हैं, सर ये कैसा ग्रुप है, इसमें जो है वो औरतें और मर्द आपस में बातें कर रहे हैं। अब वो कुछ लोग जो है कहावत है होलियर देन द पोप, ठीक है। मैंने कहा बेटा वो मुसलमान है तो क्या हो गया, तो मतलब कोई एक दूसरे के साथ कोई नौज़बिल्ला कोई फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, मेरे ग्रुप में कोई फ्लर्ट तो नहीं हो रहा, आई लव यू थोड़ी हो रहा, हाँ कोर्स ही की थोड़ी हो रहा। नहीं सर, मैं तो ये सोच के आई थी आपके कोर्स में कि ये एक मुसलमान टीचर कोर्स करा रहा है, तो यहाँ पर लड़कियाँ अलग होंगी लड़के अलग होंगे। मैं कहा बेटा ये ऑनलाइन कोर्स है,
ये कोई मतलब फिक्स क्लासरूम नहीं है। मतलब ये क्लासरूम है या सेग्रीगेटेड शादी? अच्छा, एक ब्रेक लेती हूँ। आपकी जो बात बता रहे हैं ना, ऐसे दुनिया भरी पड़ी है, अल्लाह की कसम। आपको कमेंट बॉक्स पे भी कभी चले जाएं, किसी की भी वीडियो पे, अपनी वीडियो पे, मेरी वीडियो पे, आपको इस तरह के बड़े लोग मिलेंगे। अच्छा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के फ़र्क के बीच की बात। ओके, वेलकम बैक। हमारे पास माइंड इंजीनियर अली भाई मौजूद है। आपकी कॉल शामिल करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो हम ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात करें कि हमें आज तक यही नहीं पता चलता कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क क्या चल रहा है और हम इस मामले में कितने काम ख़राब कर देते हैं। अच्छा, मैं एक और पहलू पे बात करूँगी। जैसे एक बाप है, सारी ज़िंदगी उसने कोई काम किया, मेहनत की, पैसे बनाए, कोई बिज़नेस बनाया। अब वो अपने बेटे को कह रहा है कि तुमने ना आगे ये लेगेसी, ये मेरा बिज़नेस ये लेके चलना। वो कहता आगे से मैंने काम नहीं करना। आपने किया क्या है? उखाड़ा क्या आपने? ये काम ये मैं नहीं करना चाहता, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये काम। वो एक तरफ से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, बेटा अपनी बात कर रहा है, और एक तरफ से बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट को मार रहा है। मतलब आपने किया क्या है? ये काम करूँगा मैं कुछ और करूँगा। माँ भी सपोर्ट कर रही है कि हाँ ये कोई काम नहीं है, मेरा बच्चा आगे ये काम करेगा। क्योंकि पता मसला क्या है, ये वाला जो सिनेरियो आपने बताया ना, इसका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नाशुक्री से ताल्लुक है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि माँ ने सारी ज़िंदगी खाया पिया, वहीं से बच्चे वहीं से बड़े हुए। अब कबाड़िए के बच्चे को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, कहते तो कबाड़िया ही ना, राइट। अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अब उसकी ईगो हर्ट हो रही है। अभी वांट्स टू प्रूव नहीं मैं कबाड़िया नहीं हूँ, राइट। वो ये भूल जाता है। मैं अभी एग्जांपल कल ही किसी को दे रहा था ये भी, कि मेरा एक दोस्त है उधर दुबई में, तो उसका ना रियल एस्टेट का काम था। अच्छा। बेटा उसने उसका एक बेटा हार्वर्ड से पढ़ा है, एक बेटा उसका MIT से पढ़ा है, तो मतलब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे अच्छा। उसके। तो उसने उसे कहा कि भाई, और अच्छी रियल एस्टेट है, डिसेंट, ये नहीं कि छोटा मोटा काम है। तो उसने बेटा जब आया वापस, तो बेटे ने कहा अब्बा ये जो है ना ब्रोकरेज वाला काम, ये बड़ा ही अजीब सा काम है, मैं ये काम नहीं करूँगा, बिल्कुल मेरे नज़दीक ना लाना। मैं ये आई वॉन्ट टू डू वर्क विद डिग्निटी, ठीक है। मैंने कहा अच्छा बेटा क्या करना है? कहा मेरी EY में जॉब हो गई है, मैं EY में काम करूँगा। अच्छा, वो 6 महीने बाद EY की कोई ले ऑफ हुए, तो पहले रोज़ में ये निकल गया। अब जब ये निकल गया तो बाप ने कहा कि बेटा तू निकल तो गया है, अगली जॉब ढूंढने में तेरे पास टाइम है। अब हार्वर्ड का ग्रेजुएट था, उसको तो कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जानी है, ऐसे ही है। ठीक है। उसने कहा बेटा 6 महीने के लिए मगर तेरे पास टाइम मुझे दे दे, मेरे ऑफिस की तरह सिस्टम ठीक कर दे, गंदा काम है ना, मैं गंदा आदमी हूँ, तो मेरा काम ठीक कर दे, ठीक। उन्होंने कहा चलो ठीक है 6 महीने, हाँ। मैंने कहा ठीक। कहता दूसरे महीने मैंने उसकी एक डील हो रही थी हमारी, उस डील में मैंने ना उसको इन्वॉल्व करा दिया, डील उसके थ्रू क्लोज कराई। सैलरी ले रहा था वो 50,000 दिरहम, वहाँ उसको मिला 1,50,000 पहली डील में। कहता है यार अब्बा ये काम इतना बुरा तो नहीं है वैसे। अब वो फुल टाइम यही काम कर रहा है, हार्वर्ड से पढ़ के आके, देखें आप, ठीक है। नाउ दिस वाज द वे फादर हैंडल्ड हिम। हमारे यहाँ पर जब अगर बाप की भी ईगो आ गई, बच्चे की भी ईगो आ गई, माँ तो वैसे ही तीली मार रही है, मिर्चें छिड़क रही है, राइट, तो वो सिचुएशन हैंडल ही नहीं होनी थी। अच्छा, खुददारी रखने वाला शख्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे रख सकता है? देखो फिर खुददारी जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम बार बार कह रहे हैं, उसको समझने में हमें सबसे पहले जो बंदा खुददार है, जो बंदा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको अपनी वीकनेसेस का पता होगा, उसको अपनी तमाम कमज़ोरियों के ऊपर कंप्लीट नॉलेज होगा कि यार मैं इस वक्त लड़ सकता हूँ या नहीं लड़ सकता। अच्छा, ये सिस्टम अगर हम पूरे का पूरा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी समझना चाहें तो हमें कुरान ने समझाया है ये सिस्टम, कैसे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करना है, ठीक है। मक्का में नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी सहाबी में कोई कमी तो नहीं थी ना, लेकिन कुफ़्फ़ु अयदियकुम का हुक्म था, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट हो रही थी अभी, ईमान की, अपने अंदर छुपी हुई एबिलिटीज़ की, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत की, वो सारी चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही थी, राइट। सो दैट इज़ जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग होते हैं वो अपने आप को डेवलप करते हैं, नोइंग हमें क्या कमी है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अली भाई, मुझे एक और चीज़ बताएं, किसी इंसान से ना गलती हो गई सपोज़, ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसको माफ़ नहीं करना, और कुछ ऐसे होते हैं जो माफ़ करने के लिए तैयार होते भी नहीं हैं। वो कौन से ऐसे मौके हैं जिन पे माफ़ कर देना चाहिए, और कौन से ऐसे मौके हैं जिसमें माफ़ ना करना ही बेहतर होता है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है? फिर इसके 2 आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि फॉरगिव इज़ डिवाइन, ठीक है। मेरा रब अगर माफ़ ना करे
तो मैं और आप शायद सारी ज़िंदगी जो है ना तड़पते ही रह जाएंगे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। बेशक, हाँ। ठीक। हाउएवर फॉरगिव के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डेमो एग्जांपल दे के बताई है। वाशी रज़ी अल्लाह की एग्जांपल मौजूद है। फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। माफ़ कर दिया उन्हें, कह रहे कि मेरे सामने ना आना, मुझे हमज़ा याद आएंगे, मेरे चचा याद आएंगे। ठीक है। सो ये डिफरेंस जो है ना, ये हमें नहीं समझ आता कि हम कहते हैं कि यार माफ़ी कर नहीं रहा कर, भाई मैं कहता हूँ कि मेरे से बंदे ने ज़्यादती की है, मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं मिलना चाहता यार। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ शीरो शक्कर हो जाऊं। खानदानों में भी देखने को मिलता है आपको। वो कहते हैं माफ़ी तब होगी जब तुम आपस में, यानी ये वो एक साइकोलॉजिकल, हमारा फोबिया की ओर में हम कहते हैं ना कि साइकोलॉजी में कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जी फोबिया की ओर तब होगा जब आप छिपकली को किस करेंगे। ओ भाई ये एग्जाम्पल के दौरान बात कर रहा हूँ कि मतलब आप छिपकली के साथ को एग्जिस्ट करने की बजाय आप उसके साथ जो है ना यारी में आ जाएंगे। माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको शीरो शक्कर हो गए हैं उसके साथ। माफ़ी का मतलब ये है कि यार ठीक है, जो हुआ खलास। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर थे गालिबन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आए, तो आप वसल्लम ने उनसे कहा कि ये देखो ये जनती जा रहे हैं। तो वो उठ के उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करते हैं। उनको जाकर उन्होंने कहा कि जी मैं आपके घर 3 दिन का मेहमान होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या ऐसा अमल करते हैं कि आप जनती गए। वो 3 दिन रहे उनके घर। 3 दिन के बाद उन्होंने उनका यार नमाज़ें मैं आपसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, रात की नमाज़ें मेरी आपसे ज़्यादा हैं, तिलावत मेरी आपसे ज़्यादा है, जो मैंने फ़िज़िकल ऑब्ज़र्व किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्या अमल करते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जनती कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं पता ऐसा कोई अमल मेरे ज़हन में। हाँ, एक काम मैं ज़रूर करता हूँ कि हर रोज़ रात को सोने से पहले मैं दुनिया के हर इंसान को माफ़ करके सोता हूँ। अच्छा, दिल से माफ़ करके, दिल से माफ़ कर ख़त्म, ज़ीरो। अगले दिन जो कर रहा होता है उसको उस दिन माफ़ करके रात को फिर सो जाता हूँ। अच्छा, अब ये माफ़ी उसके लिए नहीं है, ये भी बात समझना। ये माफ़ी मेरे लिए है, क्योंकि मेरे अंदर जब तक हसद क्या करता है, तकब्बुर भी रहेगा, तकब्बुर भी रहेगा कि मैं हूँ ना, ठीक है, हसद रहेगा, गुस्सा रहेगा, अपने आप को गुस्सा रहेगा। एक ना वो एक रिसर्च है इसकी हार्वर्ड की, वो अगर कभी मौका मिला तो आप अपने व्यूअर्स को दिखाना, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें उन्होंने बताया हुए हैं 18 इमोशंस हैं जिनके उन्होंने ना फिर वो थर्मल स्कैन किए हैं बॉडी पे। तो उसमें जिस इमोशन का सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट है वो है एंगर, और जिस इमोशन का हमारी बॉडी को सबसे सूदिंग इफेक्ट है ना वो है कंटेंटमेंट। अच्छा, ठीक है, मुतमईन इत्मीनान है, यार मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है यार वो जो कर रहा करे, वो उसका फेल है, मेरा फेल नहीं है। ठीक, करेक्ट। सो माफ़ी आपने उसके लिए नहीं देनी, अपने लिए देनी, अपने लिए देनी। आई गॉट द पॉइंट कि ये अपनी खुद की हीलिंग है और अपने आप को खुद जो है ना रिलीफ करना है। थैंक यू सो मच अली भाई, बड़ा अच्छे टॉपिक आपने एलैबोरेट किया है हमारे साथ। हमें बहुत चीज़ें जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी वो समझ आई है, और आई होप कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अली भाई आते रहते हैं, कोई भी बात आपको ऐसा लगता है टॉपिक जिस पे मैं इनसे डिस्कस करूँ, कोई ऐसे टॉपिक को एलैबोरेट करवाऊँ उनके साथ, तो आप मुझे इनबॉक्स करके ज़रूर बता सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे ये जो यंग जनरेशन है ना, आप देखें इसमें ना कैंसर बड़ा देखने को मिल रहा है। यंग जनरेशन में कैंसर, मेरी अम्मी को कैंसर था, मगर जाहिर सी बात है 8 बच्चे पैदा किए थे उन्होंने, उसके बाद उनको कैंसर हुआ। एक एज थी, पहले ज़माने में तो वैसी कैंसर टाइप की जो बीमारी है वो सुनने को मिलती नहीं थी, मगर उसके बाद जो है अब सिचुएशन ऐसी है कि हर घर में यंग बच्चों को जो है वो कैंसर सुनने को मिलता है। अब वो क्या वजूहात हैं, क्या ये जेनेटिक होता है, ये कोई हम जो हर वक्त सोशल मीडिया में बैठे रहते हैं देखते रहते हैं, क्या इसकी कोई रेज ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को जाके लगती हैं और हमें नुकसान करती हैं और ये कैंसर नाज़ुबिल्लाह हो जाता है, या फिर ये जो फास्ट फूड जंक फूड हम खाते हैं क्या इसकी वजह से यंग जनरेशन को ये कैंसर की इश्यूज़ हो रहे हैं। और भी बहुत सी ऐसी कोई मेडिसिन जो हैं बच्चे जिन चीज़ों में पड़ गए, तो कोई मल्टीवाइटामिन्स की ले रहा है, कोई दिमाग को तेज़ करने की ले रहा है, कोई फजूल के एंटीबायोटिक्स ले रहा है। आपको पता है पाकिस्तान तो पूरा एंटीबायोटिक पे चलता है। तो आज ये सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। डॉक्टर शहजाद ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इसके बारे में डिटेल में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शहजाद मुझे बताइएगा कि ये यंग जनरेशन क्यों, क्या वाकई ये बढ़ रहा है कैंसर?
जी जी बिल्कुल। पहले मैं एक करेक्शन कर दूं, मैं इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट और कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ, Okay. लेकिन कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, सो आई सी कैंसर ऑल द टाइम। ऑन्कोलॉजिस्ट अलग स्पेशलिटी होती है। अच्छा, मेरे पास ऑन्कोलॉजिस्ट लिखा हुआ दैट्स था। ओके, दैट्स ऑलराइट, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। यंग जनरेशन में इट्स फ़नी क्योंकि जो अभी इस वक्त हमारा कैंसर सिम्पोजियम चल रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर सिम्पोजियम अभी चल रहा है हमारा SKM का, तो उसमें हमने यही स्टडी पब्लिश यानी प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हमने पिछले 25 साल का डेटा लिया 2000 से 2025 तक का और उनमें सिर्फ एवरेज एज देखी है। जो 5 मेन कैंसर्स है ना सबसे कॉमन, उसका हमने डेटा लिया। तो उसमें जो ईसोफेजियल कैंसर है उसकी पहले मीन एज थी 2000 में 51 साल। मीन एज का मतलब ये है कि जैसे 40 से 60 तक हो रहे तो मीन हमारे पास 50-51 आ जाता है उसका। वो गिर के 44 हो गई है। 2000 में 51 थी, अब वो 44 साल है। तो ये जो 7 साल का डिफरेंस आया है ना एपिडेमियोलॉजिकली, यानी एपिडेमियोलॉजी की जो लैंग्वेज है उसमें ये डिज़ास्टर है। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है, यानी कि बहुत यंग लोगों में ये डिजीज़ देखने को मिल रही है। ब्रेस्ट कैंसर पहले 46 ईयर्स थी मीन एज, अब वो 42 हो गई है, वो भी 4 साल गिर गई है। और इसी तरह कोलोन कैंसर, रेक्टल, सब के अंदर अबाव एवरेज 4 से 5 साल की ड्रॉप आ चुका हुआ है। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और ये मैं पाकिस्तान का डेटा बता रहा हूँ आपको। यानी जो इंटरनेशनल ग्लोबल इसके ऊपर हो रहा है उसमें भी ड्रॉप आ रहा है, लेकिन वो 1.7 ईयर्स का, ऐसे 1.5 ईयर्स का। हमारा 4 साल, 5 साल, 7 साल का ड्रॉप आ रहा है। तो वी नीड टू लुक इनटू इट कि हमारे यहाँ क्या ऐसा मुख्तलिफ हो रहा है कि बहुत यंग लोग जो है वो कैंसर के साथ आ रहे हैं। मैंने ख़ुद 15 साल की बच्ची में ब्रेस्ट कैंसर देखा है और अभी पिछले वीकेंड ही ब्रेस्ट कैंसर की एक मीटिंग में बैठा था, उसमें 13 इयर्स की बच्ची थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर था। अब ये अनहर्ड ऑफ था एट दैट एज। 15 साल और 13 साल की बच्ची में फुल मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर था। Oh my God. तो ये जो है ना ये अलार्मिंग है, यानी कि ये इसके अंदर वी नीड टू डिग फर्दर कि यार ऐसा जेनेटिक और व्हाट 13 साल की बच्ची को यही सुनने में जिस तरह से, तो ये तो कोई जेनेटिक भी मुझे लगता है कि होगा। देखिए जीन्स तो हमें मालूम है, बरका 1 बरका 2 जीन्स हमें मालूम है जो इस तरह करते हैं। तो जीन्स तो हमेशा से मौजूद थे। जीन्स में ऐसा इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं आता 20 साल के अंदर। जीन्स में शिफ्ट आता है ओवर द सेंचुरीज, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आता। तो दिस हैज़ टू बी मोर इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल जो हमारा लाइफस्टाइल है, यानी जो कार्सिनोजेंस एयर में हैं, कार्सिनोजेंस जो हमारी डाइट में आ गए हुए हैं, दे हैव टू बी कंट्रीब्यूटिंग। यानी और कोई फैक्ट, जो चीज़ें हमें मालूम है वो तो मैं भी आपको बता देता हूँ, और जो चीज़ें हमें नहीं मालूम हम उस पर अब काम शुरू करेंगे देखने के लिए कि यार क्या चीज़ है जिसकी वजह से। और सिर्फ एक नहीं, सारे के सारे कैंसर्स में एज गिरती जा रही है। जब हम मेडिकल ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें कहा जाता था कि रेक्टल ब्लीड के साथ आए और ओल्ड एज हो, इट्स कैंसर अनलेस प्रूवन अदरवाइज, सारे टेस्ट करो उसको कैंसर देखो कि नहीं है। अब जिस एज में भी आए, अब वो ओल्ड एज की बात ही निकल गई है। 21 साल, 18 साल, 17 साल के रेक्टल कैंसर, कोलन कैंसर कॉमन हर रोज़ देखता हूँ मैं। तो यानी कि बिल्कुल वो बात ही हमारे उस जहन से निकल गई कि ये ओल्ड एज की डिजीज़ है। यंग लोगों में कैंसर और बहुत ज़्यादा। डॉक्टर शहजाद, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, मज़ीद इस बात पे एलैबोरेट करेंगे अब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम लोग क्योंकि अक्टूबर का महीना नाजरीन, तो हम लोग कैंसर की अवेयरनेस के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और मैंने तो बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, मगर आज भी हम कैंसर के हवाले से ही बात करें। अच्छा, शुगर के हवाले से बात करेंगे। कहते हैं कि जो मीठा है ना वो कैंसर के फैलाव में बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है उसको। फिर कहते हैं जो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो शुगर जो है उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, ठीक है, और फिर कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी जी बिल्कुल, ये अब WHO के एज़ पर WHO ये बिल्कुल एक रिकग्नाइज्ड कार्सिनोजन है नाउ, ठीक है। जो स्पेशली जो रिफाइंड शुगर है, जो हम खाने में चीनी डालते हैं ना, एग्जैक्टली जैसे आपने कहा। अब हम जो पेट स्कैन करते हैं, तो पेट स्कैन का प्रिंसिपल ये है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो शुगर ज़्यादा खाते हैं, तो शुगर के साथ हम अटैच कर देते हैं एक मॉलिक्यूल जो कि ग्लो करता है, ठीक है। तो जिस टिश्यू में ज़्यादा ग्लो आ रहा हो हमें पता चलता है कि ये यहाँ कैंसर है, ठीक है। तो ये तो हम फिज़िकली इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं इमेजिंग में कि कैंसर सेल्स वो ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। तो आप जब शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, उसको अच्छा खासा फूड प्रोवाइड करें तो वो ग्रो करेगा,
ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये कॉज भी करता है, यानी कि जो रिफाइंड शुगर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यानी ओबेसिटी उसकी वजह से होती है। ओबेसिटी अगेन इज़ अ रिकग्नाइज्ड कार्सिनोजन, यानी कि रिकग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर फॉर ऑल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर नीचे रेक्टल कैंसर तक, तकरीबन सब में अब आस्ता आस्ता रिकग्नाइज हो गया कि ओबेसिटी की वजह से कितने सारे कैंसर हो जाते हैं आपको। अच्छा, तो पहले तो ये कॉज करता है। ओबेसिटी की वजह से कौन कौन से कैंसर्स जो हैं वो हो सकते हैं? ओबेसिटी की वजह से कोलोरेक्टल के साथ तो उसका रिस्क आ चुका हुआ अच्छा। है, ठीक है, कोलोन और रेक्टन के साथ, ब्रेस्ट के साथ आ चुका, क्योंकि ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और आपका एस्ट्रोजन एक्सपोजर लंबा हो जाता है। okay. तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती है। तो ये तो स्टडी प्रूवन चीज़ें हैं, ठीक है। तो लॉजिकली भी वो है कि, और फिर कैंसर कॉज करने के बाद फिर उसको आगे बढ़ाने में भी इसका पूरा हाथ है, ठीक है। तो ये रिफाइंड शुगर एक बहुत बड़ा नासूर है जो बिल्कुल फैल चुका हुआ है हमारे बीच में। हम समझ नहीं आती कि वो इतना, जो एक ड्रिंक बोतल होती है हमारी, उसमें 10 या 11 चम्मच चीनी होती है तकरीबन, इक्विवेलेंट, जो पेप्सी कोक हम पीते हैं ना, नॉन जो शुगर फ्री के दूसरे जो होते हैं शुगर वाले, भी हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स उसमें रिफाइंड शुगर के, और हमारा दिन का टोटल जो है वो 6 चम्मच है RDA, कि इससे ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए। हम पूरी दुनिया जो है फिजी ड्रिंक्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे, मशरूबात पे लगे पड़े। पूरा रमज़ान हम इस तरह के ड्रिंक्स पीते हैं, और नॉर्मली भी हमें कोई खाना हजम नहीं होता, हमें लगता है हमारे हलक से उतारने के लिए फिजी ड्रिंक्स चाहिए हमें। अच्छा, मोस्टली हमारे वहाँ जैसे ये लोग कहते हैं कि भैंसों को कुछ टीके लगाए जाते हैं, और फिर वो जब टीके लगते हैं तो उससे वो ज़्यादा दूध जो है वो निकलता है, वो वाला दूध जो है हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, तो क्या उससे भी कैंसर के जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं? हाँ, इससे ना अभी कोई स्टडी तो मौजूद नहीं है, उसमें वो स्टेरॉइड्स डाला करते थे जिससे बच्चों को प्रीकॉकश प्यूबर्टी हो रही थी, ये स्टडी मौजूद है। राइट। तो कैंसर से डायरेक्ट लिंक तो अभी मौजूद नहीं है, तो मैं स्पेकुलेट ही करूँगा अगर मैं कहूँगा कि हाँ, वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, और हम मुसलसल नज़र रखते हैं तकरीबन सारी कैंसर स्टडीज़ पे, ठीक है। तो लोग तो ये भी कहते हैं ना कि बॉयलर मुर्गी खाने से भी कैंसर होता है, इज़ दैट ट्रू? वो बायोप्सी कह रहा हूँ, वो भी जो है ना रिसर्च प्रूवन नहीं है। और बाय रिसर्च प्रूवन हम जब रिसर्च लेते हैं ना, रिसर्च में भी बहुत सारी केस में हर तरह के पेपर पब्लिश, पीयर रिव्यूड, जिसको हम ट्रस्ट कर सके कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से हुआ और इसको जज किया गया प्रॉपर तरीके पे। तो उस मुर्गी से एज सच कोई कैंसर जो है ना अभी तक कंफर्म प्रूवन नहीं है। हमारे माशरे में बात फैल चुकी हुई है, और मे भी उसके अंदर सच्चाई हो भी, लेकिन हमने अभी तक ऐसी कोई वो स्टडी नहीं देखी जिसने कंफर्म किया हो। बता दीजिएगा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कि ये भी कैंसर का बाइस बनती है? बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स, अब ये एक और मसला हमारे, देखें आपको पैर का दर्द होगा और ये एंटीबायोटिक्स शुरू करवा देंगे, ये नहीं एंटीबायोटिक जो भी हो आपको एंटीबायोटिक शुरू, और एक नहीं कई और शुरू भी करवाते हैं, बिल्कुल वो 3rd 4th लाइन वाली ना। मैं लंदन अमेरिका गई, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देते। मैंने काम किया US में, UK में, न्यूजीलैंड में, मेरी सारी ट्रेनिंग भी वहाँ की, मेरी प्रैक्टिस भी। आई फील कि वो उनको लगता है ये क्राइम है, ठीक है। वहाँ पे हम, यानी अगर मैं सेकंड लाइन एंटीबायोटिक दे देता, एंटीबायोटिक इंडिकेटेड है, और मैं सेकंड लाइन दे देता था, तो मुझसे सवाल आ जाता था कि तुमने ये वाला क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया, और अगर दे देते इंडिकेटेड नहीं होता तो फिर तो लड़का दिए जाते थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारा साथ दिया कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, टेक अ ब्रेक। अच्छा नाज़रीन, हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे, प्लीज़ ज़रा देखिए ज़रूर। ये वीडियो जो है स्क्रीन पे अभी नुमाया होगी, आप ये देखें। ये जो एक लिखा हुआ है कि ये मर्द की ज़िंदगी है, थक कर रक्शे पर सोया नहीं, मेहनत करते करते दुनिया छोड़ गया। अब ये वीडियो इतनी वायरल हुई है पूरी दुनिया में, बड़े दुख वाली और बड़े अफसोस वाली वीडियो है ये। मैंने भी ये वीडियो देखी, मुझे भी बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। देखें ये किस तरीके से वायरल हुई है। अब देखने वाले को भी यही लग रहा है कि ये लड़का वफात पा चुका है। आए अब आपको हम वो लड़का जो है उससे मिलवाते हैं कि वो जिंदा है।
माशाल्लाह। यार क्या चीज़ हो तुम, क्या था तुम्हारा सोना इतना भारी पड़ गया, क्या हुआ था? तुम सोए हो, लोगों ने तुम पे टीका लग गया था नशे वाला के विच टीका लग गया था? नशे वाला किसने लगा दिया था तुम्हें? ਵਿੱਚੋਂ कचरे ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ हैं? कचरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਟੀਕਾ कचरा उठाते हुए को टीका लग गया था? ਜੀ ए केड़े ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕचरा किवें कचरा चुग रहे से? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ आप मुझे बताए, मेरे जो भाई हैं उनकी फील्ड है, उनकी जॉब है, जो कूड़ा है वो उठाते हैं, ठीक है? तो ये सबके जो कूड़े हैं वो उठा के अपने रिक्शे पे लेकर जाते हैं, मतलब लोगों, आप लोगों की जितने भी जो गंद होता है, कचरा जो रोडों पे आप फेंक देते हैं, घरों में फेंक देते हैं, घरों के बाहर फेंक देते हैं, और कभी आप लोग से ये तौफीक नहीं होती कि अपना कूड़ा जो है वो तरीके से अपने किसी डस्टबिन में, किसी शॉपर में बांध के तरीके से साइड पे रखें कि कोई जब इस तरह से आपका कोई बंदा आपका कूड़ा उठाने के लिए आए तो आप उसको कूड़ा तरीके से दें, ठीक है? इस तरह से ना थे जो पड़े हुए रोडों पे चिप्सों के रैपर, उधर शॉपर, उधर डब्बे, उधर बिस्किट के रैपर, ये दिस इज़ वेरी बैड। पूरे रोडों से उठाते हैं बेचारे, ये इन लोगों को सलाम, सीरियसली। खैर, जॉब तो आपकी है ही ज़बरदस्त किस्म की, काम ही आपका ज़बरदस्त किस्म का, मगर ये सब कुछ आप कर रहे थे तो इस चक्कर में कोई आपका इंजेक्शन हाथ लग गया जी तो टीका वो लग गया ऐसे हाथ में लग गया? ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ अच्छा, उंगली में लग गया, ठीक ਉਂਗਲੀ है। में लग गया था ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ आप ਉਹਨਾਂ ਨੇ वैसे बेहोश थे, सो नहीं रहे थे? ਬੇਹੋਸ਼ था हाँ, ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਰੈਕਸੂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ हाँ। ਤੇ ਟੀਕਾ ਟੁਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ और लोग क्या समझ रहे थे? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ तो आपको किसी ने हिलाया जुलाया नहीं वहाँ पे पहले? तो ये मुझे तो हैरत इस बात की है, जो वीडियो जो वायरल हुई है, ठीक है, हमारे वहाँ ये होता है कि लोग किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो दूसरा बंदा जो है ना उसको बचाने के लिए नहीं आता, वीडियो बनाने फ़ौरन आता, ओए वीडियो बना, ओए वीडियो बनाए। अब जिस पोजीशन में आपकी ये सिचुएशन है, पहले सारे लोग इकट्ठे होके जो है ना वो आपकी वीडियो बना रहे हैं, तमाशा लगा हुआ है, दुनिया खड़ा होकर देख रही है, और ये समझिए कि आप फौत हो गए तो भाई आपको छू के, आपको हिला के, आपको किसी ने कोई ऐसी पोजीशन में देखा ही कोई नहीं। सारे वीडियो तो बना रहे, शोर तमाशा तो मचा हुआ है, मगर कोई आपको हिला जुला के कोई चेक नहीं कर रहा कि भाई जिंदा है, बेहोश है, सो रहा है, कोई भी पोजीशन हो सकती है ना, हो सकता है आप थके हुए सो भी रहे हो, सांसें चल रही हैं, उसमें फील भी रहती है। इससे वीडियो वायरल करने के लिए ये जो दुनिया है, ये अपने अकाउंटों को चलाने के लिए, व्यूज़ के खातिर, आप बेसिकली जो सीन है ना, मैं आपको समझाती हूँ, ये किसी भी लोगों की जो है ना, यहाँ पे आपको गफलत जो है वो नहीं दिख रही, आपको ये दिख रहा है कि बस बंदा जो है ना वो बेहोश हो गया है, मर गया है, और उसको जो है ना बस ये वीडियो में आप दिखा दें, आपको व्यूज़ चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए अकाउंट में, ठीक है? इस चक्कर में आपने सीधे साधे जीते जागते इंसान को मार दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जबकि आप लोगों को भी इतनी अकल थी कि सांस चल रही है, वो मरा कोई नहीं है। ऐसे ही था ना? ऐसे था ऐसे अंधे को दिख रहा होता है, इंसान को दिख रहा होता है, मगर जानबूझ के ये बेगैरती की गई है। अच्छा, आपको जब पता लगा कि भाई मुझे तो ये वायरल कर दिया है, मुझे तो मार दिया है, फिर आपके जहन में क्या आया? ਜ਼ੇਨ में बस यही घर ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਚੜਾਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ मोबाइल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आई ਉਦੋਂ घर ਦੇ ਸਾਰੇ परेशान हो गए सोचे ना, आपकी बुज़ुर्ग माँ होगी, बाप होगा, कोई बुज़ुर्ग छोटे बच्चे होंगे, आप ये सोचें दिमाग में कि किसी बेगैरत ने ऐसे वायरल तो की इस तरह की वीडियो, किसी के बच्चे को जीते जी मार दिया। अगर कोई बूढ़ा शख्स घर में, दादा, अब्बू, अम्मी, कोई फैमिली में ये वीडियो देख के उसी वक्त उसको हार्ट अटैक आ जाए, वो ट्रॉमा में चले जाए, उसको ब्रेन हैमरेज हो जाए, वो मर जाए, वो सदमे में चला जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? आप मुझे ये बताइए कि ये जो वीडियो वायरल की जिन लोगों ने, उनके बारे में क्या कहेंगे? खुल के कहें दिल से। उनके पास मैं गया था ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਲਾ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ,
बनाने तो पहले उसने डिलीट की? हाँ उसने डिलीट बाद में की ना, जब वीडियो वायरल हो गई। हाँ फिर तो बहुत सी जगहों पे चली गई। हाँ सारे पासे गई, घर दे वखरे परेशान, रिश्तेदार वखरे परेशान हो गए। भाई जो भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं प्लीज़ ऐसी कोई ऐसी हरकत ना करें अपने चलाने के लिए, किसी की ज़िंदगी के साथ देखें, किसी की फैमिली भी जुड़ी होती है, ऐसा ना कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और खुश रखे, ऐसे ही हंसता बसता रखे हमारे सामने। हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले जैसे मैंने भी आपको मिलवाया, जो रिक्शे के ऊपर आप लोगों ने उसको वायरल करने के लिए अपने कंटेंट को, अपने पेजेस को, अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स को वायरल करने के लिए किसी की जान ले ली और वो बंदा ज़िंदा था। मुझे एक बात आपसे ज़रूरी करनी थी, इसलिए मैंने अभी गेस्ट को खुदाफिज़ किया। मैंने कहा ये 2 मिनट सिर्फ मेरे और आपके हैं। मुझे एक बात तो बताइए, हम लोग जो किसी की ज़ात को उठाते हैं और किसी की ज़ात को उठा के 15-20 मिनट बस बोलते हैं और बोलने के बाद जो है ना किसी का बिल्कुल किया पांचा करके तो उसको, उसकी इज़्ज़त को ख़राब कर देते हैं, उसके माशरे में उसको लान तैन कर देते हैं, उसको गालियाँ और बिल्कुल गंदा करके उसकी ज़ात ख़राब कर देते हैं। अच्छा, हम किसी की ज़ात को जब गंदा कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते उसके पीछे जो है उसकी फैमिली लगी है, और हम ये नहीं देखते कि वो शादीशुदा है, हम ये नहीं देखते उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। अब अगर किसी इंसान से गलती होती है तो हमें तो ये समझाया गया ना कि उसकी गलती को आपने साइड पे जाकर उसको समझाना है, एक बार नहीं तो दूसरी बार प्यार से समझाना, फिर तीसरी बार समझाना है अगर आपके ताल्लुक़ में। मगर उसको अपने शो पे बुलाना, उसको फिर बिठाना, फिर दुनिया के सामने उसको ज़लीलो ख्वार करना, उसको गंदा करना, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि भाई मेरे व्यूज़ आते हैं, मैं वायरल हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, ये दिखाना और अपने अकाउंटों को चमकाना, ये क्या ठीक चीज़ है? या किसी की पिक्चर्स लगा के किसी गेस्ट को सामने बिठा के उसको जलील करने के लिए बुलाना, तो क्या ये हमें शोभा देता है? क्या ये हमारी पर्सनालिटी के साथ है? बीइंग अ मुस्लिम हम बात करते हैं, बीइंग हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बुला के गंदा और जलील और ख्वार कर रहे हैं। अगर आप इतने ही अच्छे हैं या अच्छी हैं तो आप जाके उसको, उसका नंबर लेके जब आप उसको कोऑर्डिनेट करती हैं या करते हैं तो आप उसको प्यार मोहब्बत से मिलके क्यों नहीं समझा सकती हैं, समझा सकते हैं? अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे हैं तो किसी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि किसी को जलीलो ख्वार उसके थंबनेल लगा के उसको गंदा करके। ये सोशल मीडिया जो काम कर रहा है ना, खुदा के लिए ज़रा छोड़ दें अपना गंद। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।